जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज हम अपने पॉलिटी के लेक्चर के तहत फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, वो क्या होता है, वो सब चीज हम लोग जानेंगे। और हमारे देश का जो पॉलिटी है वो किस तरह का है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। अभी तक आपने अगर हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। हम लोगों ने अपने जो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लेक्चर को पढ़ें और साथ साथ आप क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते रहें। तो आप दोनों तरह से आपके एग्जाम की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। आप जुड़िए हमसे और ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर का फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने इस टॉपिक को। देखिए, किसी भी देश का जो पॉलिटी होता है, जो राजतंत्र होता है ना, वो दो तरह से हो सकता है। एक तो या तो वो फेडरल हो सकता है, या फिर दूसरा वो यूनिटरी हो सकता है। अब फेडरल का मतलब क्या होता है और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वो सब चीज हम लोग जानेंगे। देखिए, फेडरल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के कुछ समझौता कर रहे हैं, मिल करके कुछ बातें कर रहे हैं कि चलो भाई हम लोग कमजोर हैं, तो क्यों ना हम लोग मिल करके एक मजबूत व्यवस्था ऐसा बनाए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आकर या फिर कोई बाहरी देश आकर के हम पे कब्जा ना कर ले। ठीक है। तो जो फेडरलिज्म जो वर्ड है, जो फेडरल जो वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड फ्यूडस से बना हुआ है। ठीक, उसका मतलब ही होता है ट्रीटी या फिर समझौता। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेडरलिज्म किस वर्ड से बना हुआ है, तो उसका वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है फ्यूडस, इससे मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है समझौता या फिर एक ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए, फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म का मतलब ही हुआ कि छोटे छोटे राज्य जो हैं वो मिल करके या कुछ लोग मिल करके एक बड़ा सेंटर बनाते हैं, एक मजबूत संस्था बनाते हैं, ताकि कोई बाहरी देश आकर के उनके ऊपर कब्जा ना कर ले। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, वो अपने क्षेत्र में ही कोई भी अपने शक्ति का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है यूनिटरी, यानी कि एक तो हम लोग ने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में देखा, एक होता है आपका यूनियन यूनिटरी। ठीक है। अब यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में अगर आप देखा जाए तो ज्यादातर शक्तियां एक ही इंसान के पास होती है, एक ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, वहां पे किसी तरह का शक्ति का बंटवारा नहीं रहेगा, डिवीजन ऑफ पावर नहीं रहेगा। फेडरल सिस्टम में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, दो तरह की पॉलिटी होती है, एक तो सेंटर का गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होता है। लेकिन यूनिटरी में इस तरह का नहीं होता है। यूनिटरी में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, सेंटर पे गवर्नमेंट होती है। और वही आपको पूरे क्षेत्र का, पूरे आपका भी जितना भी देश है, सारे देश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो भी है, सब उसी के कंट्रोल में रहती है। अब अगर आप फेडरल सिस्टम की बात की है, जैसे कि हमारा देश क्या है, एक तरह से फेडरल सिस्टम के तौर पे काम करता है। जैसे यहाँ पे सेंटर है, फिर स्टेट है। जैसे सेंटर में आप आपका पार्लियामेंट वो होता है, फिर स्टेट में क्या विधानसभा होता है। विधानसभा स्टेट, जो भी स्टेट है, यूपी हो गया, या राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, इन सब का अपना कुछ कार्य क्षेत्र है, इनको कुछ अपनी शक्ति दी गई है। ये अपनी शक्ति का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में ही कर सकते हैं, यानी कि वो जो स्टेट की शक्ति है उस पर ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो पावर स्टेट के लिए दी गई है उस पे सेंटर कानून नहीं बना सकता है। अगर कानून सेंटर बना रहा है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पे जुडिशियल रिव्यू करने के लिए कि भाई ये तो आपका अधिकार नहीं है, कैसे आप स्टेट के मुद्दे पे आप कानून बनाने लगे हैं। ठीक, तो इस तरह के व्यवस्था की गई है फेडरलिज्म के तहत। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या फीचर है फेडरलिज्म के तहत। ठीक है, और क्यों हमारे देश में फेडरलिज्म वर्ड को यूज किया गया, यूनियन वर्ड को यूज क्यों नहीं किया गया। अगर हमारे देश में फेडरलिज्म वर्ड है तो उसका क्या क्या महत्व है, और यूनियन अगर व्यवस्था है तो उसका क्या महत्व है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल यूनिट। यानी कि जो पावर होगा वो डिवाइड होगा किसके किसके बीच में, तो या तो एक सेंटर होगा और दूसरा एक लोकल गवर्नमेंट होगा, लोकल बॉडी होगी, जैसे स्टेट हो गया या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया। ठीक, इन सब में पावर का डिवीजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। इंडियन फेडरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम टाइप ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए, जो इंडियन फेडरलिज्म है ना, वो डिफरेंट है अमेरिका में जिस तरह का फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों डिफरेंट है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, अमेरिका में क्या, अमेरिका का जो फेडरलिज्म है ना, वहां पे वो एक एज ए एग्रीमेंट की तरह बना है। यानी कि वहां पे जो स्टेट थे पहले, जो जब अमेरिका आजाद हुआ तो उस समय 13 स्टेट वहां पे हुआ करते थे। वो 13 स्टेट मिल करके उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमें एक मजबूत सेंटर बनाना चाहिए, ताकि कल को कोई फिर नया देश आकर के हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। ठीक, तो उन लोगों ने मिल करके बिला एक मीटिंग बुलाई और वो बैठे वहां पे, समझौता किया कि हम 13 लोग मिल करके एक मजबूत सेंटर बनाएंगे, जो वाशिंगटन डीसी में बैठेगा। और वहां से कुछ अपनी शक्तियां हम उनको देंगे, ताकि वो हमारे हमारे ऊपर एक अच्छा शासन करे और हमारे लोगों को, देश को विकास करे। ठीक है, तो जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह हो गया,
ये सब जो इम्पोर्टेंट शक्ति है ये सब किसके हाथ में रहेगी? सेंटर के हाथ में रहेगी। और बाकी जो पब्लिक ऑर्डर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब शक्तियाँ किसके पास रहेगी? स्टेट के पास रहेगी। अब जो अमेरिका का जो फेडरलिज्म सिस्टम है वहां पे क्या है? वहां पे इन वहां पे क्या है, आप स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टेट जो है वो ज्यादा मजबूत है सेंटर से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है अमेरिका में। लेकिन अगर भारत के फेडरलिज्म की बात की जाए तो भारत का फेडरलिज्म किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। यानी कि पहले सेंटर बना, ठीक है, उसके बाद सेंटर बनने के बाद हमारे देश में बाकी जो स्टेट बने। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। और हमारे देश का जो फेडरलिज्म है वो किसी तरह का एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। यानी कोई समझौता नहीं हुआ कि स्टेट मिल करके समझौता कर रहे हैं कि हम लोग मिल करके एक नया एक मजबूत सेंटर बनाएंगे ताकि फिर से कोई बाहरी शक्ति यूरोपियन वगैरह या फिर फ्रांस वगैरह आकर के हमारे देश को कब्जा ना कर ले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन डिफरेंस क्या है हमारे देश का फेडरलिज्म में, तो मेन डिफरेंस क्या है कि हमारा देश का जो फेडरलिज्म है वो किसी रिजल्ट का एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है ना, यानी किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, कोई समझौता नहीं है अमेरिका की तरह। और दूसरा मेन विशेषता क्या है कि स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो सेंटर से अलग हो जाए। ठीक, स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो सेंटर से अलग हो जाए। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या है, अगर सेंटर चाहे तो स्टेट को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सेंटर अगर चाहे तो स्टेट को तोड़ 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 नहीं सकती, बदलाव नहीं कर सकती, उनमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन भारत में ऐसा किया जा सकता है, स्टेट को बदला जा सकता है, स्टेट को छोटा किया जा सकता है, स्टेट को बड़ा किया जा सकता है, उसका नाम बदला जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है इंडियन फेडरलिज्म में और अमेरिकन फेडरलिज्म में। अब देखिए, द इंडियन फेडरलिज्म इज अ मॉडल ऑफ क्वाज़ी फेडरलिज्म, यानी कि इसको अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, क्वाज़ी फेडरलिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनियन फीचर्स भी हैं, कुछ एकात्मक फीचर्स विशेषताएं भी शामिल की गई है। इसलिए इसको थोड़ा एकात्मक और थोड़ा संघात्मक के तौर पर भी इसको जाना जाता है। यानी कि ये ना तो पूरी तरह से एक एकात्मक है, यूनिटरी है, और ना ही पूरी तरह से फेडरलिज्म है। इसलिए इसको क्वाज़ी फेडरलिज्म वर्ड के तौर पर भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब जब आप हमारे संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जब आर्टिकल 1 हम लोगों ने देखा था तो उसमें इंडिया को कहा गया था, इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया को किस तरह का कहा गया था? यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया था फेडरलिज्म के तौर पे। हमारे जो फीचर्स है वो फेडरलिज्म के तौर पे दिखता है हमको, लेकिन जो वर्ड यूज किया गया हम लोगों ने अपने संविधान में, फेडरल वर्ड को यूज नहीं किया गया। कौन सा वर्ड यूज किया है? यूनियन वर्ड को यूज किया गया। ठीक है, और यूनियन वर्ड क्यों यूज किया गया वो हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो फेडरलिज्म जो है वो किसी तरह का एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। ये बात भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कही थी कि हम लोग हमारे जो स्टेट हैं वो किसी तरह का समझौता करके सेंटर हमारा नहीं बना है। अमेरिका में समझौता करके स्टेट सेंटर बना है, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। और हमारे देश में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, अमेरिका में क्या उनको अलग होने का अधिकार है, वो अगर वो चाहें तो अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर सेंटर चाहे तो स्टेट को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट खुद चाहे कि भाई अब हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमें अपना खुद का देश बनाना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, इंडियन फेडरेशन वाज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द कमिंग टुगेदर ऑफ स्टेट टू फॉर्म फेडरल यूनियन। यानी कि इंडिया जो फेडरेशन है वो किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं है, किसी तरह कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम मिल करके एक यूनियन बनाएंगे। ठीक है, इट वाज रेदर अ कन्वर्जन ऑफ यूनिटरी सिस्टम इनटू अ फेडरल सिस्टम। यानी कि पहले हमारे यहाँ क्या हुआ, पहले हमारे यहाँ एक यूनिटरी सिस्टम बना, यानी कि पहले एक सेंटर बना। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी तरह की डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो एक सेंटर रहेगा, एक ही शासन रहेगा, तो देश को गवर्न करना, देश को शासन करना, देश को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे राज्य बनाए ताकि देश हमारा अच्छे से शासन कर सके, लोगों की भागीदारी हो सके। ठीक, ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखा। चलिए देखेंगे क्या क्या फीचर होता है, यूनिटरी फीचर क्या होता है और फेडरल फीचर क्या होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। देखिए, जो मेन यूनिटरी फीचर है वो भी हम लोग जानेंगे, और जो मेन फेडरल फीचर है वो भी हम लोग जानेंगे। देखिए, फेडरल फीचर क्या होता है? टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो व्यवस्था होगा वो दो तरह से होगा। कौन कौन सा? एक तो सेंटर पे होगा आपका, दूसरा स्टेट पे होगा। जैसे हम लोग देखते हैं सेंटर पे, जैसे अभी यहाँ 2024 की बात की जाए तो सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और स्टेट में किसकी सरकार है? स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग की सरकार है। जैसे बिहार में जदयू की सरकार है, जदयू और बीजेपी का कोलिशन गवर्नमेंट है। दिल्ली में आप पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में आप पार्टी की है। ठीक है, यूपी में बीजेपी की है। ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की है। इस तरह से आपको सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट का, सरकार का बंटवारा मिलेगा, शक्तियों का बंटवारा मिलेगा, आपको देखने को मिल सकता है। और यूनिटरी फीचर क्या होगा? यानी कि जो भी गवर्नमेंट होगा वो एक ही गवर्नमेंट होगा, एक ही सेंटर पे गवर्नमेंट होगा, वही आपको राज्य में भी
कानून बना रहा है, राज्य के लिए भी कानून बना रहा है, वही सेंटर के लिए भी कानून बना रहा है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर आपको यूनिटरी गवर्नमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल पावर शेयर, यानी कि जो भी पावर है वो आपको शेयर मिलेगा, सेंटर और स्टेट में पावर पावर का शेयर रहेगा, डिवीजन ऑफ पावर रहेगा। लेकिन यूनिटरी पावर गवर्नमेंट में किसी तरह का डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए फेडरल सिस्टम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, कोडिफाइड होगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, देखिए फेडरल गवर्नमेंट में आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप आसानी से नहीं बदल सकते, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदल नहीं सकते हैं। बदलने की जो प्रक्रिया होगी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, यानी कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तभी आप संविधान को बदल सकते हैं। ठीक, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, अनकोडिफाइड कोडिफाइड होगा, और जब चाहे तब आप संविधान को बदल सकते हैं। जैसे कि आप ब्रिटेन को देख ले, ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे जो जो व्यवस्था है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि संविधान को अगर वो लोग चाहें तो रातों रात बदल सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिटरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो वो मतलब एक ज्यादा चांस रहता है कि वहां पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ, मतलब अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट के लिए अलग कानून होगा, अलग व्यवस्था होगा, राज्य सेंटर के लिए अलग कानून व्यवस्था होगा, यानी कि स्टेट का कुछ अपना अधिकार होगा कानून बनाने का, सेंटर का अपना अधिकार होगा कानून बनाने का। लेकिन यूनिटरी फीचर में क्या है, स्टेट के लिए सेंटर के लिए कानून कौन बनाएगा, सिर्फ एक ही सिस्टम होगा। यूनिटरी जो जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी उन्हीं को ये अधिकार होगा कानून बनाने का। ठीक है, चलिए एक एक करके हम फीचर देखेंगे क्या क्या फीचर है। ठीक है, देखिए फेडरल फीचर क्या क्या है वो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम लोग देखेंगे। डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था, द सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट विच शो हाउ डिवीजन ऑफ पावर इज मेड बिटवीन द टू सेट ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो सेवन शेड्यूल की बात की जाए, ठीक है, उसमें जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, उसका तीन लिस्ट में बंटवारा किया गया है। कौन कौन सा लिस्ट है आपको ध्यान रखना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट है, 98 सब्जेक्ट है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, तो 98 सब्जेक्ट है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आपके 57 सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में 57 सब्जेक्ट है। ठीक है, और से यूनियन कंकरेंट लिस्ट होता है, तीसरा कंकरेंट लिस्ट होता है, उसमें भी 47 के आसपास सब्जेक्ट है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी कि जो यूनियन लिस्ट होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, सिर्फ यूनियन को होगा। जो स्टेट लिस्ट होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, सिर्फ जो राज्य है उनको होगा। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कुछ ऐसे जो जो अवशेष शक्तियां होती है, यानी कि जिसका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं दिया गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को रहता है। अब अगर अमेरिका की बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की जाए, तो वहां पे जो अवशेष शक्तियां होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है, उस पर स्टेट को रहता है। यानी कि वहां के जो स्टेट है उनको अवशेष शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान होगा वो रिटन होना चाहिए। फेडरल सिस्टम का सबसे ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये फीचर्स है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, वो रिटन होना चाहिए। जैसे अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका क्या एक फेडरल सिस्टम है, और वहां पे क्या है, वहां पे जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और रिजिड है, यानी कि आप वहाँ के संविधान को आसानी से नहीं बदल सकते हैं। वहाँ के संविधान को संशोधन करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी भी तरह कोई बदलाव करना चाहते हैं आप संविधान में, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, तभी आप संविधान को बदल सकते हैं। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जितने भी संस्था हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इनका सबका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, सबका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी सुप्रीम होनी चाहिए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, यानी कि जैसे देखा जाए अमेरिका में देखा जाएगा, तो अमेरिका में क्या होता है, वहाँ स्टेट के लिए अलग जुडिशरी है, सेंटर के लिए अलग जुडिशरी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही जुडिशरी है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की जाती है, यानी कि अगर स्टेट का कोई कानून है और सेंटर का कानून है, दोनों के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, दो हाउसेस होंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा। देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में भी दो हाउसेस हैं, वहां पे एक तो सेनेट कहा जाता है, दूसरा कांग्रेस होता है। भारत में क्या है, भारत में भी दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में भी दो हाउसेस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, ये व्यवस्था है, ये फीचर्स है किसके, फेडरल फीचर के। ठीक, अब देखिए
भारत में जो लोकसभा है उसमें टोटल कितने मेंबर बैठते हैं? 543 मेंबर बैठते हैं। राज्यसभा में 245 मेंबर बैठते थे। लोकसभा में 543 मेंबर बैठते हैं और लोकसभा में, सॉरी, लोकसभा में 543 मेंबर बैठते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर बैठते हैं। ठीक, दो सदनीय विधायिका की बात की गई है हमारे देश में। ठीक है, और जो स्टेट हैं, कई सारे स्टेट में भी दो सदनीय विधायिका की बात की जाती है। तो ये जो फीचर है आपके डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये सब क्या हो गया आपके फेडरल फीचर की व्यवस्था होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम पूछा जा सकता है? ऑप्शन दिया जाएगा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आपसे इंडियन फेडरल फीचर के बारे में और यूनिटरी फीचर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा फेडरल फीचर है, कौन सा यूनिटरी फीचर है। इस तरह क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यूनिटरी फीचर, यानी कि यूनिटरी फीचर कौन कौन से हमारे संविधान में वर्णन किए गए हैं। ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था कि भारत का जो पॉलिटी है वो थोड़ा एकात्मक है, थोड़ा संघात्मक है, यानी कि क्या है, क्वाज़ी फेडरलिज्म है हमारे देश में। हमारे देश के फेडरलिज्म को क्वाज़ी फेडरलिज्म के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा यूनिटरी फीचर है, यानी कि नॉन फेडरल फीचर कौन कौन सा है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के फेडरलिज्म से अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें, तो अमेरिका में क्या है, वहां पे डबल मतलब सेंटर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, यानी कि हर एक स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सेंटर का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, सिर्फ एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट, यानी कि जो सेंटर है उसका कंट्रोल रहता है स्टेट के ऊपर, यानी कि अगर सेंटर चाहे तो आपसे कोई भी कानून आपको फॉलो करने के लिए आपको आपको बातें कर सकती है। ठीक है, देखिए देखिए, द स्टेट हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी स्टेट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड कैन नॉट मेक एनी लॉ ऑन मैटर इन विच देयर इज ऑलरेडी ए सेंट्रल लॉ, और कोई ऑलरेडी कोई सेंट्रल लॉ है, कोई सेंट्रल कानून है, तो स्टेट उस पर कानून नहीं बना सकती। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था, तो कॉन्करेंट लिस्ट में किसको कानून बनाने का अधिकार है? सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर सेंटर कानून बनाती है तो वहां पे जो स्टेट का कानून है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि ज्यादा मौत किसको दिया जा रहा है? सेंटर को दिया जा रहा है। ज्यादा कंट्रोल किसके किसके पास है? सेंटर के पास है। सेंटर चाहे तो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो जो रेमेडियल लिस्ट होता है, यानी कि जो अवशेष शक्तियां होती है, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको? सेंटर को दिया गया है। अमेरिका में उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट को है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट इक्वालिटी, यानी कि अगर भारत में राज्यसभा की बात की जाए, देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो कांग्रेस है ना, उसमें क्या है, उसमें जितने भी स्टेट है ना, सबको समान अधिकार दिया गया, यानी कि सबको एक एक दो दो सीट का वहां पे दिया गया। जैसे वहां पे जो भी मियामी हो गया, टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, यानी जितने भी स्टेट है ना, उनको दो सीट दी गई है, पर स्टेट को दो सीट सीट दिया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैसे यूपी होगा उसको 31 सीट दी गई है। कोई छोटा छोटा राज्य होगा, जैसे बिहार होगा, बिहार को 16 सीट दी गई है। यानी कि स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से, स्टेट का बाउंड्री के हिसाब से यहाँ पे राज्यों के सीटों का बंटवारा किया गया है। कोई बहुत छोटे छोटे राज्य, उनको सिर्फ एक या दो सीट दी गई है। इसलिए जो राज्यसभा है उसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है ना, इक्वालिटी से नहीं किया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या दर्शाता है, यहाँ पे आपको यूनिटरी फीचर की तरफ दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट डिपेंड ऑन द सेंटर, यानी कि जो भी स्टेट है जिनका एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? सेंटर पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे भारत में क्या, अगर जैसे हम लोग ने देखा था कि जम्मू कश्मीर नाम से एक स्टेट 2019 तक हमारे देश में था, लेकिन सेंटर ने क्या किया, उसको कानून बना करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको दो भागों में बंटवारा कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, और पहले स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब वो क्या हो गया, अब वो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बन के रह गया। ठीक है, तो हमारे देश में सेंटर को ये अधिकार है, सेंटर को ये पावर दिया गया, वो जिस स्टेट को चाहे उसको बदल सकती है, उसको छोटा कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, उसको बड़ा कर सकती है, उसके नाम में बदलाव कर सकती है। यानी कि जो चाहे वो सेंटर कर सकती है स्टेट, किसी भी स्टेट के साथ, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो। अभी तो सुनने में आ रहा है कि यूपी को तीन पार्ट में डिवाइड करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये किसके पास अधिकार है? ये सेंटर के पास अधिकार है, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ। यानी कि आपको बहुत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सिंपल मेजोरिटी के साथ आप बदलाव कर सकते हैं। परमिशन हो कोई मतलब नहीं, अगर स्टेट परमिशन नहीं भी दे रहा है तो भी आप किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। ये चीज व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि स्टेट के लिए और सेंटर के लिए दोनों के लिए एक ही सिटीजनशिप होगा। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में क्या है, वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप की बात की जाती है।
वहां पे स्टेट का सिटीजनशिप अलग होगा और स्टेट का सिटीजनशिप अलग होगा और सेंटर का सिटीजनशिप अलग होगा। यानी कि अगर आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो आपको फ्लोरिडा का सिटीजनशिप मिलेगा। टेक्सास में रहते हैं तो टेक्सास का सिटीजनशिप मिलेगा। फिर अमेरिका का सिटीजनशिप आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। आपको आप सिर्फ भारत के नागरिक कहलाएंगे, इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। आप यूपी के नागरिक नहीं कहलाएंगे, महाराष्ट्र के नागरिक नहीं कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे हमेशा? तो सिर्फ भारत के नागरिक कहलाएंगे। यूनिफाइड जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी है यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि सेंटर और स्टेट के लिए एक ही जुडिशरी की बात की जाती है, अलग अलग जुडिशरी नहीं है हमारे देश में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि सेंटर चाहे तो इमरजेंसी लगा सकती है। कब? देखिए, व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर द यूनियन ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कम अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ इट, द स्टेट गवर्नमेंट लॉस देयर ऑटोनॉमी। यानी कि अगर जब देश में इमरजेंसी लगाई जा रही है 352 के तहत, ठीक है, 360 के तहत, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, उस समय क्या होगा? जो स्टेट होगा ना, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। और जो स्टेट की जितनी भी शक्तियां वो किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब जो सारे फीचर है वो किसके फीचर है? यूनिटरी फीचर है, यानी कि यूनियन के फीचर है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज का लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।